gravitational acceleration. Gravitational force due to the earth on a body results in its acceleration called acceleration due to gravity and is denoted by small letter g. अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और वो सेंटर की ओर होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स का नतीजा होता है एक्सेलरेशन, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्ट करता है सेंटर ऑफ द अर्थ की ओर. हेंस acceleration due to gravity also attracts toward the center of the earth. G equal to gm upon r square. ये small g है acceleration due to gravity. ये बड़ा g है gravitational universal constant. ये mass of the earth है, ये radius of the earth है और calculation है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन मास m and radius r of the earth. Hence, acceleration due to gravity at a point on the earth is same for all the object. अब फॉर्मूला में आप देखेंगे, फॉर्मूला में सिर्फ मास ऑफ द अर्थ दिख रहा है और रेडियस ऑफ द अर्थ दिख रहा है. यहाँ पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी कहने का मतलब ये है कि अर्थ के किसी भी प्लेस में जी का वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा. क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो ग्रेविटी. देखिए, आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स में. तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट होते हुए नजर आएंगे, यानी तैरते हुए नजर आएंगे. और सारे ऑब्जेक्ट यहाँ से वहाँ कोई स्पेस में जा रहा है, यानी एक जगह नहीं रहेगा, यानी हर चीज तैरता हुआ नजर आएगा. नथिंग विल बी स्टेबल, लाइफ वुड बी अनस्टेबल, कोई भी चीज स्थिर नहीं रहेगा. व्हाट वुड हैपन if the value of g was twice as large. फॉर्मूला में देखेंगे, अगर ये g twice है यानी डबल हो जाता है तो नेचुरली ये जो स्मॉल g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी डबल हो जाएगा. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ से मिला हमें? इट इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स f. तो f भी डबल हो, यानी g कैपिटल G डबल होने से स्मॉल g डबल हो जाएगा और f भी डबल हो जाएगा. सो इफ द वैल्यू ऑफ g इज डबल्ड then the gravitational force also get double. तीसरा क्वेश्चन देखते हैं. What would be the value of g on the surface of the earth if its mass was twice as large and its radius half of what is now. यानी ये फॉर्मूला में आप देखेंगे, अगर मास को डबल कर देते हैं यानी 2 टाइम्स, 2 यहाँ पे आ जाएगा और रेडियस हाफ, तो हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4. यानी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 4 है तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 4 ऊपर जाएगा तो 4 यहाँ पे आ जाएगा एंड ऑलरेडी 2 है तो 2 4 जा 8, यानी ये g का वैल्यू 8 टाइम्स हो जाएगा. सो इट विल बिकम 8 टाइम्स. वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ g का वैल्यू में परिवर्तन. इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. पहला फॉर्मूला देखते हैं. g इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर. m मास ऑफ द अर्थ है, r रेडियस ऑफ द अर्थ है, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो स्मॉल g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या कह सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. फैक्टर ए, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. द अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल. अगर आप अर्थ को देखते हो तो ये अर्थ जो है स्फेरिकल नहीं है, ये राउंड नहीं है, ये गोल नहीं है, बल्कि इलिप्टिकल शेप है, एक अंडे का शेप ले रहा है. इट इज बल्ज एट द इक्वेटर
and flattened at the poles due to its rotation. आप नोटिस करेंगे कि पोल के यहाँ पे, ये पोल है, ये दो जगह पोल है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये फ्लैटेंड सरफेस है और ये इक्वेटोरियल रीजन है, ये एरिया, और ये बल्ज है, ये दोनों बाहर जा रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये बाहर जा रहा है. सो इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ गोल घूमते रहता है, इसकी वजह से ये दो एरिया फ्लैटेंड हो गया है और ये बल्ज्ड है. द रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट इट्स पोल. तो पोल के वहाँ पर रेडियस कम है, आप देख सकते हैं ये रेड में, ये पोल रेडियस है, सेंटर ऑफ द अर्थ से पोल की तरफ देखेंगे तो ये रेडियस पोल की ओर जा रहा है और ये सेंटर से ये इक्वेटर की तरफ. तो एट द पोल इट इज स्मॉलेस्ट एंड एट द इक्वेटर इट इज लार्जेस्ट. अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, जी और आर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आर का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो जी का वैल्यू कम हो जाएगा. इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक जब बढ़ता है तो दूसरा छोटा होता है. तो यहाँ पे अगर रेडियस ज़्यादा है तो जी छोटा हो जाएगा, रेडियस कम है तो जी बढ़ेगा. तो यहाँ पे रेडियस स्मॉलर है एट द पोल, तो यहाँ पे जी का वैल्यू आ रहा है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इक्वेटोरियल रीजन में रेडियस ज़्यादा है तो जी का वैल्यू आ रहा है 9.78. तो दोनों वैल्यू में देखेंगे पोल्स के वहाँ पे ज़्यादा है और इक्वेटर के रीजन में कम है. फैक्टर बी, चेंज विद द हाइट. ये आपका अर्थ है, ये जो ग्रीन दिख रहा है आपका, ये अर्थ है जिसका रेडियस आर ले सकते हैं और मास ऑफ द अर्थ एम लेंगे. अगर सरफेस ऑफ द अर्थ अगर ये है तो सरफेस ऑफ द अर्थ से कुछ हाइट ऊपर जाते हैं, टेक फॉर एग्जांपल एच, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं. तो ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ से एच है और फिर रेडियस आर है, यानी आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से आर प्लस एच हो जाएगा. आप नोटिस करेंगे रेडियस यानी हाइट और जी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा. तो as हाइट इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, यानी जैसा आप सरफेस ऑफ द अर्थ से आपका हाइट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका जी का वैल्यू कम होते जाएगा. यानी as you go away from the earth the value of g will decrease. if you increase the height the value of g will decrease. yes, छोटी सी हाइट में जी का वैल्यू में चेंजेस नहीं मालूम पड़ेगा. तो द वैल्यू ऑफ जी इज निग्लिजिबल फॉर हाइट स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ. फैक्टर सी, चेंज विद द डेप्थ. अगर ये देखेंगे आपका अर्थ है, ये जो ग्रीन में दिख रहा है ये आपका अर्थ है. as the depth increases value of g decreases, यानी ये सरफेस ऑफ द अर्थ है और इस बार हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं यानी डेप्थ में जा रहे हैं. टेक फॉर एग्जांपल हम डेप्थ लेते हैं डी, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ये आपका सेंटर ऑफ द अर्थ है. तो सेंटर ऑफ द अर्थ से ये सेंटर ऑफ द अर्थ से ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आर माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका रेडियस है और ये आपका डेप्थ है, तो ये आ जाएगा आर माइनस डी. अभी आप एक नोटिस करेंगे कि इस डेप्थ में यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ ये रहेगा, यानी ये जो येलो पोर्शन है. तो एक्चुअल अर्थ का जो मास है उसमें से ये इंटरनल जो मास है कम हो जाएगा. आप फॉर्मूला में देखेंगे जी और ये एम, मास ऑफ द अर्थ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये दोनों ऊपर है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी मास बढ़ेगा तो जी बढ़ेगा, जी बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा. यानी यहाँ पे मास कम हो रहा है, तो अगर मास कम हो रहा है तो जी बढ़े. तो जैसा डेप्थ में अंदर जाते रहेंगे तो मास कम होते जा रहा है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होते जाएगा. तो दिस इज एज द डेप्थ इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस. दिस इज बिकॉज as we go inside the earth the mass under consideration decreases, hence the value of g decreases. yes, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाएगा g का वैल्यू कम होते जाएगा और सेंटर ऑफ द अर्थ में यहाँ पे यानी सेंटर पे g का वैल्यू 0 है. तो एट द सेंटर द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 0. इन शॉर्ट ये अगर सरफेस ऑफ द अर्थ है तो अर्थ के अंदर आप जाएंगे तो g का वैल्यू कम होते जाएगा और g का वैल्यू 0 होगा. दूसरी और फैक्टर 2 में आपने देखा अगर सरफेस ऑफ द अर्थ से जब बाहर जाएंगे तो जैसा हाइट बढ़ते जाएगा जी का वैल्यू कम हो जाएगा, यानी सरफेस में जी का वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पे, जब ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू कम होते जा रहा है, अंदर आते हैं तो जी का वैल्यू कम होते जाता है.
free fall. Definition: when a body falls towards the earth under the influence of the earth's gravity alone, its motion is called free fall. Thus, a released stone is in a free fall. In a free fall, the initial velocity of the object is zero and goes on increasing due to acceleration due to gravity of the earth. During this free fall, the frictionless force due to air opposes the motion of the object and a buoyant force also acts on the object. Thus, free fall is possible only in vacuum. अगर आप इस टावर से एक स्टोन को नीचे गिरने देंगे, जब स्टोन अपने मर्जी से नीचे जा रहा है तो यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी, जिसको आप u ले सकते हैं, जीरो रहेगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। लेकिन जैसे जैसे स्टोन नीचे आएगा इसका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नीचे जितना पहुंचेगा उतना स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो फोर्स अपोज कर रहा है स्टोन को नीचे आने में, एक फ्रिक्शनलेस फोर्स ड्यू टू एयर और दूसरा बायोंट फोर्स। ये दोनों स्टोन को नीचे आने में अपोज कर रहे हैं। इसके लिए हम इसे पूरी तरीके से फ्री फॉल नहीं कह सकते हैं। फ्री फॉल पॉसिबल तब होगा अगर ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में किया जाए। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जनरल इक्वेशन है न्यूटन का। तीन फॉर्मूला उन्होंने दिया था जो आप 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, t टाइम है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s डिस्टेंस है, हाइट भी बोल सकते हैं। और तीसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम फ्री फॉल के लिए यूज कर सकते हैं अगर इनिशियल वेलोसिटी यानी u इक्वल टू जीरो लेंगे। क्योंकि हम आपको बताया था कि जब स्टोन नीचे गिरता है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, तो u जीरो लेना है आपको। और ये वर्टिकल मोशन है तो s आपका h हो जाएगा, हाइट बन जाएगा, और एक्सेलरेशन जो a है वो g हो जाएगा। वर्टिकल मोशन में जब ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर जा रहा है तो g पॉजिटिव लेना है, और अर्थ से बाहर जा रहा है तो g का वैल्यू आप माइनस लेंगे। यानी पहला फॉर्मूला में v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो हो गया, a g हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा v इक्वल टू जी टी। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s को h करिए, u जीरो यानी पूरा टर्म जीरो हो गया, a आपका g हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे u जीरो हो जाएगा और a आपका g हो जाएगा और s आपका h हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाएगा आपका। मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। अर्थ के बाजू में आपका मून, आर्टिफिशियल सैटेलाइट रोटेट कर रहे हैं। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये भी एग्जांपल्स फ्री फॉल के हैं। Now let's see the new topic. The value of g is same for all object at a given place on the surface of the earth. लास्ट टॉपिक में आपने देखा था कि ये g का वैल्यू सरफेस ऑफ द अर्थ में हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम हुआ, क्योंकि इट ओनली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। इट मीन्स एनी टू ऑब्जेक्ट irrespective of their masses or any other properties when from the same height and falling freely will reach the earth at the same time. यानी ये एग्जाम्पल टावर में देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट लीजिए, एक बड़ा ऑब्जेक्ट लीजिए और एक छोटा ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट जब नीचे आएंगे तो आप देख रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ में एक ही समय में आना चाहिए। तो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट 1590 में किया था और उनका मानना था कि दोनों ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रीच करेंगे एक ही समय में। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि टावर से हम दो ऑब्जेक्ट, एक हैवी स्टोन ऊपर से फेंकते हैं या छोड़ देते हैं और दूसरी और एक फेदर लेते हैं। तो एक फेदर और एक स्टोन, फेदर एकदम लाइट है, स्टोन एकदम हैवी है। जब आप ये दोनों को छोड़ेंगे तो गैलीलियो के हिसाब से ये फेदर और स्टोन एक साथ में यहाँ आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि स्टोन हैवी है
वो पहले आके यहाँ पहुंच जाता है नीचे, और फेदर को टाइम लगता है, क्योंकि फेदर के लिए नीचे आने के लिए अपोज किया जा रहा है दो चीज से, एक फ्रिक्शनलेस फोर्स ड्यू टू एयर और दूसरा बायोन फोर्स। ये दोनों उसको फेदर को नीचे नहीं आने देते और उसे समय लगता है। तो पहला स्टोन आता है, उसके कुछ क्षण के बाद आफ्टर सम टाइम द फेदर कम्स। लेकिन ये अभी रिसेंट एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट लोग ने किया है, जिसमें ये देखा गया है कि जब ये सेम एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में किया गया तो फेदर और ये हैवी स्टोन दोनों जमीन पे एक ही समय में आ जाते हैं। आपको वीडियो लिंक दिया जा रहा है, स्क्रीन में दिख रहा है, आप वो एक्सपेरिमेंट देखिए। जब वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि गैलीलियो जो 1590 में जो उन्होंने सोचा था वो सही निकला। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन: एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये आपने स्टैंडर्ड 9th में डेफिनेशन पढ़ा था। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? Now let's see this diagram. This is our Earth, and we take an object at height h. यानी एक ऑब्जेक्ट को आप हाइट h के ऊपर ले लीजिए, यानी सेंटर ऑफ द अर्थ से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है r प्लस h। ये ऑब्जेक्ट अर्थ के बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि इधर भी इतने हाइट के ऊपर भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये अर्थ से बाइंडिंग कर रहा है, और वही बाइंडिंग को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप डिटेल में हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस जी एम स्मॉल एम आर प्लस एच। ये जो कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बड़ा एम मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, आर रेडियस ऑफ द अर्थ है, और h हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसा जैसा ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उसका g का वैल्यू कम होते जाएगा। सो फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट हाइट फ्रॉम द अर्थ द वैल्यू ऑफ g इज 0, द फोर्स डज नॉट एक्ट एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। यानी जितना ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्ट करता है, जो अर्थ की ओर खींचता है, वो कम होते जाएगा और फाइनली 0 हो जाएगा। अगर ग्रेविटेशन फोर्स 0 हो जाएगा तो g भी 0 हो जाएगा, और g जब 0 हो जाएगा तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी विल बी 0। फॉर अ स्मॉलर हाइट पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। अभी फर्ज करिए ये हाइट है अर्थ के काफी नजदीक में, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन नेगेटिव रहेगा, तो इसीलिए फॉर्मूला में माइनस दिखा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। एक दूसरा टॉपिक लेते हैं, स्केप वेलोसिटी। एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ये आपका अर्थ है और अर्थ से एक स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं। फर्स्ट करिए आपने एक स्पीड दिया v1 और स्टोन इधर तक का आया, यानी इस हाइट तक ऊपर जा रहा है, यानी h1, यानी इस वेलोसिटी में, और यहाँ पे इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है g1। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो स्टोन थोड़ा और ऊपर जाएगा, तो अगर v2 लिया, ज़्यादा स्पीड है, v1 से ज़्यादा v2 है, तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा ऊपर, और यहाँ पे ग्रेविटी हो जाएगा g2। और स्पीड दीजिए v3, तो ये और भी ऊपर जाएगा और यहाँ पे ग्रेविटी आएगा g3। तो यहाँ पे v1, v2, v3 में आप देखेंगे v1 का स्पीड कम है कंपेयर टू v2, v2 का स्पीड कम है v3, तो स्पीड जैसा जैसा बढ़ेगा ज़्यादा हाइट ऊपर जाएगा, और जैसा जैसा ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी g1 g2 से ज़्यादा है, g2 g3 से ज़्यादा है, और जैसा जैसा वेलोसिटी बढ़ेगा तो g का वैल्यू कम होते जाएगा। यानी एज यू गो आउट ऑफ द अर्थ, जो ऑलरेडी आपने किया है, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गोस ऑन डिक्रीजिंग। आप एक ऐसा स्पीड दीजिए, एक ऐसा वेलोसिटी दीजिए कि बहुत ऊपर जाए और जहाँ पे g का वैल्यू 0 हो जाए। यानी जहाँ पे g का वैल्यू 0 हो जाएगा तो डेफिनेटली वो ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न नहीं आने वाला। ये ऑब्जेक्ट रिटर्न क्यों आ रहा था? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पुल करता है, वापस लेके आता है। लेकिन g का वैल्यू जहाँ 0 हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं आना। जहाँ पे g का वैल्यू 0 है तो उस वेलोसिटी को हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी, यानी ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न बैक, यानी ऑब्जेक्ट वापस नहीं आने वाला। तो वो स्पीड, वो वेलोसिटी दीजिए जो ऑब्जेक्ट इतना ऊपर चले जाए जहाँ पे g का वैल्यू 0 हो जाए और वो ऑब्जेक्ट रिटर्न आए। तो डेफिनेशन, द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी नीडेड बाय एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अपवर्ड टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉट फॉल बैक ऑन अर्थ इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कम से कम वो स्पीड दीजिए जिससे वो वापस आ ही नहीं सके। क्वेश्चन, इन स्पेस क्राफ्ट ट्रैवलर्स एंड ऑब्जेक्ट appear floating. Though spacecraft is taken to a huge height,
from the earth, the value of acceleration due to gravity does not become zero. स्पेसक्राफ्ट काफी अर्थ से दूर में, लेकिन जी का वैल्यू वहां जीरो नहीं होता. द वेटलेसनेस इज बिकॉज द स्पेसक्राफ्ट इज इन ए स्टेट ऑफ फ्री फॉल. स्पेसक्राफ्ट और उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं या ट्रैवलर होता है, वो दोनों फ्री फॉल स्टेज में. तो फ्री फॉल स्टेज में डेफिनेटली यू विल फील वेटलेसनेस. एनी ऑब्जेक्ट इन ए स्टेट ऑफ फ्री फॉल विल फील वेटलेसनेस. तो फ्री फॉल के वजह से आपको वेटलेसनेस लगता है.